तो वो लाइनें जो लौट कर नहीं आती, आखिरी स्केचबुक का ये जो एपिसोड है ना, इसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है। कहानी अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आर्यन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ही होती है एक ऐसी लाइन से जो वाव आर्यन के लिए एक तमाचे की तरह है, बस उसे पता नहीं चलता। रिया अपनी कहानी के बारे में कहती है, मेन कैरेक्टर को तो पता ही नहीं है कि वो खुद ही अपनी किस्मत एडिट कर रहा है। और कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये असल में आर्यन की जिंदगी है। यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं और आर्यन को तो उसे तो भनक तक नहीं है कि वो जिस जाल की बात कर रहा है उसमें वो खुद ही फंसता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब उसे सच पता चलने लगता है। जरा सोचिए, एक आर्टिस्ट को पता चले कि उसकी कला, उसकी ड्राइंग्स हकीकत बदल सकती है, लेकिन उसकी कीमत है उसकी अपनी यादें, उसकी अपनी पहचान। तो जब आर्यन को ये सच पता चलेगा तो क्या वो खुद को पहचान भी पाएगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उसके वजूद का सवाल बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस उलझी हुई हकीकत की। देखिए, आर्यन की दुनिया में ना अब छोटी छोटी दरारें दिखने लगी हैं। ये वो पहले संकेत हैं कि उसकी ये जो ताकत है ना, ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत है उसकी अपनी यादें। सोचकर देखिए कैसा लगेगा। कोई दोस्त आपके साथ बिताए हुए किसी खास पल की बात करे और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए, कुछ भी याद ना हो। ठीक यही होता है आर्यन के साथ। रिया स्कूल की एक पुरानी बात छेड़ती है और आर्यन का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसे कुछ याद नहीं, और ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये उसकी जिंदगी का एक पूरा का पूरा हिस्सा है जो उसकी इस ताकत ने उससे छीन लिया है। ये वो पहला मोमेंट है जहां उसे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और ठीक उसी वक्त जब आर्यन अपनी इन बिखरती यादों से जूझ रहा होता है, कहानी में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, रवि। और देखिए, रवि सिर्फ एक नया कैरेक्टर नहीं है, वो आर्यन के लिए एक आईने की तरह है। वो उसे वो सच दिखाने आया है जो आर्यन शायद अब तक खुद से भी छुपा रहा था। अब रवि की एंट्री कोई बहुत ड्रामेटिक नहीं है, वो बस एक नया स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट में शामिल होता है। लेकिन उसकी नज़रें वो सब कुछ जैसे स्कैन कर रही हों, और फिर वो आर्यन से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है, तुम पहले बैकग्राउंड बनाते हो या मेन सब्जेक्ट? सुनने में ये एक आम सवाल लगता है ना? लेकिन ये आम बातचीत नहीं है, ये एक कोड है, एक टेस्ट है। रवि आर्यन को पढ़ रहा है, और इस एक सवाल से वो जान जाता है कि आर्यन भी उसी की तरह है। अब सवाल ये है कि वो दोस्त बनकर आया है या शिकारी। और यहीं पर हमें इन दोनों की ताकतों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आर्यन वो एक तूफान की तरह है, इमोशंस में बहकर हकीकत बदल देता है, ये सोचे बिना कि अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ है रवि, जो एक शातिर शतरंज के खिलाड़ी जैसा है। वो हर चाल, हर मूव सोच समझ कर चलता है। वो सिर्फ एक घटना को नहीं देखता, वो किस्मत के पूरे पैटर्न को, पूरे नक्शे को पढ़ता है। तो एक दिल से काम लेता है, दूसरा दिमाग से। और यही फर्क या तो उन्हें सबसे अच्छा दोस्त बनाएगा या सबसे बड़ा दुश्मन। और अगर मन में कोई छोटा मोटा शक बचा भी था तो कैनवस उसे दूर कर देता है। वो रवि की गंध को पहचान लेता है। ये वही पैटर्न है, वही शक्ति है जो आर्यन की स्केचबुक में है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, कैनवस को रवि के पास से पुराने एडिट्स की महक आती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, रवि ये खेल बहुत लंबे समय से खेल रहा है। वो आर्यन से कहीं ज्यादा तजुर्बेकार है, और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक भी। तो ठीक है, अब मैदान में दो खिलाड़ी हैं, लेकिन इस खेल के नियम क्या हैं? यहीं पर रवि इस शक्ति का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नियम बताता है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत है सब कुछ, लिटरली सब कुछ। रवि इन्हें कहता है नो रिटर्न लाइन्स। इसे ऐसे समझिए जैसे किस्मत एक बहुत बड़े बुने हुए कपड़े की तरह है। अब ज्यादातर धागे आप थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ धागे ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन होते हैं। अगर आपने उन्हें खींचने की कोशिश की तो पूरा का पूरा कपड़ा ही उधड़ जाएगा। ये नो रिटर्न लाइंस वही धागे हैं, ये वो घटनाएं हैं जिन्हें आप छू भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बदलने की कोशिश का मतलब है हकीकत को ही तबाह कर देना। और इस नियम को समझाने के लिए रवि अपनी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म दिखाता है।
उसका छोटा भाई एक ट्रक के सामने आ गया था। रवि ने उसे बचाने के लिए स्केचबुक का इस्तेमाल किया। भाई बच गया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आत्मा ही जैसे मर गई। रवि ने उसे ठीक करने के लिए फिर से एडिट किया। इस बार पर्सनैलिटी लौट आई, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया। रवि ने फिर कोशिश की। इस बार भाई तो बच गया, लेकिन उसकी मां को हार्ट अटैक आ गया। हर एक बार जब उसने उस एक घटना को बदलने की कोशिश की, तो किस्मत ने किसी और जगह से और भी बुरी तरह से अपनी कीमत वसूल ली। ये एक भयानक सबक था। और फिर रवि वो बम फोड़ता है जो आर्यन की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। वो आर्यन से कहता है, तुम्हारी और रिया की कहानी में भी एक नो रिटर्न लाइन है। जिस दिन तुमने उसके लिए वो पहला बड़ा एडिट किया था, उसी दिन तुम्हारी किस्मत नॉर्मल ट्रैक से उतर गई थी। मतलब जिस पल आर्यन ने रिया को बचाने के लिए पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, उसी पल उसने उन दोनों को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से अब कोई वापसी नहीं है। तो अब आर्यन को ये तो पता चल गया है कि वो एक बहुत खतरनाक खेल का हिस्सा है, लेकिन उसे जो नहीं पता वो ये है कि इस खेल में सिर्फ वो और रवि ही नहीं है। पर्दे के पीछे और भी लोग हैं, और उनमें से कुछ खिलाड़ी नहीं, शिकारी हैं। आर्यन अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां दो रास्ते हैं। एक तरफ है कैनवस, जो उसे लगातार चेतावनी दे रहा है, सावधान रहने को कह रहा है, छिपने को कह रहा है। उसे डर है कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। और दूसरी तरफ है रवि, जो कहता है कि डरने की क्या जरूरत है, हम किस्मत को मैप कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक का नजरिया सतर्क रहने का है, दूसरे का खुद को भगवान समझने का। और आर्यन को इन दोनों के बीच में एक रास्ता चुनना है। और फिर कैनवस वो बात कहता है जो इस पूरे खेल को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। वो कहता है, अगर रवि जैसे लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग कहीं बैठकर हम जैसे लोगों को ट्रैक कर रहे हों। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, ये एक भयानक आशंका है कि वो अकेले नहीं हैं। कोई है जो उन्हें देख रहा है, जो शायद उनका शिकार करना चाहता है। और यहीं हमें पहली बार एक अदृश्य संगठन का हिंट मिलता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिवाइजर्स को ढूंढ रही है, या तो उन पर नजर रखने के लिए या फिर उनका शिकार करने के लिए। तो अब मामला सिर्फ आर्यन की लव स्टोरी या उसकी खोई हुई यादों का नहीं रहा। अब ये एक छिपे हुए युद्ध की शुरुआत है, और दांव पर अब सिर्फ आर्यन की जिंदगी नहीं, बल्कि हर एक रिवाइजर का वजूद लगा है। तो जब पता चले कि पूरी दुनिया आपके आसपास बिखर रही है, कि आप एक बहुत बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा है, तो कोई क्या करता है? भागता है, छिप जाता है, या पलट कर लड़ता है? देखते हैं आर्यन क्या फैसला करता है। इन सारे खुलासों के बाद आर्यन आखिरकार वही करता है जो एक आर्टिस्ट सबसे अच्छा करता है। वो अपनी बिखरी हुई कहानी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करता है। ट्रेन वाला हादसा, हॉस्पिटल में किया गया रिवीजन, रवि के पैटर्न मैप्स, वो हर चीज को एक पजल के टुकड़ों की तरह देख रहा है। अब वो सिर्फ याद करने की कोशिश नहीं कर रहा, अब वो समझने की कोशिश कर रहा है। और इसी पल में आर्यन टूटता नहीं, बल्कि खड़ा होता है। वो फैसला करता है, कहता है, अगर मैं अपनी यादें खो ही रहा हूं, तो कम से कम अपनी जिंदगी का स्टोरी बोर्ड तो मैं खुद बनाऊंगा। ये वो मोमेंट है, ये वो पल है जब मोहरा खिलाड़ी बनने का फैसला करता है। वो अब किस्मत के हाथ की कठपुतली नहीं रहेगा, अब वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। और ठीक उसी वक्त जब आर्यन अपनी कहानी लिखने का फैसला करता है, सीन कट होता है। एक अंधेरा कमरा, एक मॉनिटर, और उस मॉनिटर पर आर्यन के कॉलेज के गेट का लाइव फीड चल रहा है। कैनवस का डर सच था, उस पर नजर रखी जा रही है। और एपिसोड खत्म होता है इस एक लाइन के साथ, जितना ज्यादा तुम रिवाइज करोगे, उतने ज्यादा लोग तुम्हारी ड्राइंग बुक के पीछे पड़ते जाएंगे। आर्यन ने अपनी कहानी लिखने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि वो इस कहानी का हीरो बन पाएगा या इसका पहला शिकार होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अगले एपिसोड तक सोचने पर मजबूर कर देगा।